हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य को। सिलेबस का एनालाइज हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी। आज से हम स्टार्ट करेंगे हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी संपूर्ण हिंदी साहित्य को। तो ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हर स्टेप की एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपकी एकेडमिक हो या फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो या फिर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी का एक विषय का पेपर ज़रूर होता है। तो हम इसको इन डिटेल स्टडी करेंगे। डीपली स्टडी करने के साथ साथ इसके सारे एमसीक्यूज़ करेंगे, क्योंकि मेरा मेन मोटिव इन वीडियोस को बनाने का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ही है। क्योंकि अगर हमें सारी डिटेल में स्टडी आती होगी तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो आज का लेसन नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 है। ये लेसन का नाम है हिंदी भाषा का इतिहास और आज का टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास एवं भाषा परिवार। अध्याय 1 में हम करने वाले हैं हिंदी भाषा का इतिहास एवं मुख्य तथ्य। ये मैं जिस बुक से करा रही हूँ उन सभी बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप सेल्फ स्टडी के लिए ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ एक बुक से नहीं पढ़ाऊँगी। जिस भी बुक में मुझे जो चीज़ बेटर लगेगी उसमें से वो पोर्शन मैं आपको इसमें करा दूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस है ना, आप वन लाइनर में कन्वर्ट करते रहिएगा, क्योंकि हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। हिंदी में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन तो हमारा यहीं से बनता है, हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ? संस्कृत भाषा से। ठीक है, तो जो भी आपको लगता है कि क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। तो हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है, अर्थात हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत से पाली भाषा का विकास हुआ, पाली से प्राकृतिक से अपभ्रंश और अपभ्रंश से अवहट और अवहट से हिंदी भाषा का जन्म हुआ। ठीक है, तो एक सीरियल देख लीजिए। हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ? संस्कृत से। तो संस्कृत, फिर उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अपभट और उसके बाद हिंदी। एक सीक्वेंस में इसे लिख लीजिए। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को मुख्यतः 13 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। तो इसकी एक कंप्लीट वीडियो पूरे चैप्टर की मैंने बना रखी है यूजीसी नेट जेआरएफ के नाम से, आप उसे भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब जो ये वाली बुक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये दोनों अरिहंत की बुक हैं। तो इसमें भाषा परिवार 12 लिखे थे, इसमें 13 लिखे हैं। तो मैं बुक से ही ले रही हूँ, आप दोनों को कंसिडर कर लीजिएगा। ठीक है, तो भारत की लगभग 3000 भाषाओं को मुख्यतः 13 भाषा परिवारों में विभाजित किया है। ये इस प्रकार हैं: भारोपीय, जिसमें भारत और यूरोपीय भाषाएं आती हैं, द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, हेमेटिक, आग्नेय, यूराल, अल्टाइक, बांटू, रेड इंडियन, कॉकेशस, सुडानी, जापानी, कोरियाई तथा बुशमैन। भारत में भाषा परिवार 4 हैं, 4 भाषा परिवार मिलते हैं। कौन से? भारोपीय, भारोपीय में आ गई भारत और यूरोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक व चीनी तिब्बती। ठीक है, तो आगे चलते हैं। भारोपीय परिवार की भाषाएं भारत, यूरोप तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय परिवार की भाषाएं कहाँ कहाँ फैली हुई हैं। तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसे, भारत, यूरोप और उसके आसपास के क्षेत्रों में। ये सबसे बड़ा भाषा परिवार है। तो सबसे बड़ा भाषा परिवार अगर पूछा जाएगा तो कौन सा बताना है? भारोपीय, क्योंकि भारत में भारोपीय परिवार की भाषा बोलने वालों का प्रतिशत सबसे अधिक कितना? लगभग 73% है। ठीक है, तो भारत में भारोपीय परिवार की भाषा बोलने वालों का प्रतिशत 73% है और सबसे छोटा भाषा परिवार चीनी तिब्बती लगभग 0.7% है। ठीक है, तो ये भारत की बात की जा रही है, पूरे वर्ल्ड की नहीं। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारत में भारोपीय परिवार की भाषा प्रतिशत क्या है? 73%। और चीनी तिब्बती भाषा बोलने वाला परिवार कितना है? लगभग 0.7% पूरी पॉपुलेशन का। हिंदी भारोपीय परिवार की भारतीय ईरानी भाषा शाखा की उपशाखा भारतीय आर्य भाषा है। तो हिंदी भारोपीय परिवार की भारतीय ईरानी शाखा की उपशाखा कौन है? वो है भारतीय आर्य भाषा। आकृतिक या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा कहलाती है। 2011 की जनगणना में भारतीय भाषाओं के आंकड़ों के अनुसार 43.63% लोगों की मातृभाषा हिंदी है। ठीक है, तो हमारी प्यारी मातृभाषा हिंदी है। कितने लोगों की? लगभग 43.63% लोगों की। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से बताया गया है।
अब हम देखते हैं कि भारतीय आर्य भाषाएं, इनको कितने भागों में विभाजित किया गया है। इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहली है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरी है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और तीसरी है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। ध्यान दीजिएगा, ईस्वी पूर्व है, ओके। 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा हैं और इसमें आती हैं 2 तरह की संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। फिर है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं जिनका काल है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 500 ईस्वी पूर्व है, उससे 1000 ईस्वी तक, क्योंकि जब ईस्वी पूर्व खत्म हो गया फिर ईस्वी स्टार्ट हो गई हैं। तो इसमें 3 भाषाएं आती हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। फिर है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, ये 1000 ईस्वी से स्टार्ट हुई थी और अब तक वही चली आ रही हैं। तो अब जो हम पढ़ते हैं वो क्या है, बोलते हैं, जो भी पढ़ते हैं ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं। इसमें आती हैं हिंदी की बोलियाँ, वो कौन सी हैं, जैसे मराठी, बांग्ला, उड़िया इत्यादि। ओके, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हम हिंदी वाला पोर्शन पढ़ेंगे। अब हम एक एक करके सबकी स्टडी करते हैं। पहली है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। इस अवधि में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में बोलचाल की भाषा कौन सी थी, वो थी संस्कृत। ठीक है, संस्कृत भाषा के भी 2 रूप थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक चली थी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक है। उसमें जो पहली थी वैदिक संस्कृत, वो चली थी 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, और लौकिक संस्कृत चली थी 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत को 4 भागों में विभाजित किया गया है। संहिताएं, इसमें आती हैं ऋजुवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर है ब्राह्मण, फिर आर्यक और फिर है उपनिषद। तो टोटल कितनी हो गई, 4 हो गई, संहिताएं, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद। इसके लिए यास्क व पाणिनि द्वारा छांदस नाम प्रयुक्त किया गया है। तो अगर हम कहते हैं कि जो इसकी 4 भाग हैं वैदिक संस्कृत के लिए, इसके लिए छांदस नाम किसने प्रयुक्त किया, तो वो क्या था, यास्क व पाणिनि ने। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस जो पढ़ो उससे पहले माइंड में रखो और साथ में उसे कॉपी में भी लिख लीजिए अपनी लैंग्वेज में। आपके 1 मार्कर तैयार हो जाएंगे। जब पेपर देने जाओगे तो सिर्फ अपनी कॉपी को देखिएगा, उसमें सब कुछ अवेलेबल होगा। ओके, अब आ गया संस्कृत, लौकिक संस्कृत, जिसका काल था लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। पाणिनि ने इसे संस्कृत भाषा का नाम दिया। ठीक है, तो संस्कृत भाषा का नाम लौकिक संस्कृत को किसने दिया, पाणिनि ने दिया। पाणिनि की अष्टाध्यायी, ये इनका साहित्य लिखा था इन्होंने। वाल्मीकि की रामायण, वेद व्यास कृत महाभारत और पुराण आदि की रचना लौकिक संस्कृत में ही हुई है। तो इन साहित्यों का नाम देकर पूछा जा सकता है कि इनके साहित्यकार कौन थे, या फिर इन साहित्यकारों का नाम देकर इनकी रचना पूछी जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी, वाल्मीकि ने लिखी थी रामायण, वेद व्यास ने लिखी थी महाभारत और पुराण, और किसमें, कौन सी भाषा में लिखी थी, लौकिक संस्कृत में लिखी थी। ओके ना, अब हम पढ़ लेते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का काल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक का माना जाता है। ओके, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक का माना जाता है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में आर्य भाषाओं को निम्नलिखित 3 भाषाओं में विभाजित किया जा सकता है, या कहा जा सकता है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में निम्नलिखित 3 भाषाएं विकसित हुई। कौन सी 3 भाषाएं विकसित हुई इससे, एक तो पाली, दूसरी है प्राकृत और तीसरी है अपभ्रंश। तो पाली भाषा का समय 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक है। पाली को प्रथम प्राकृतिक भी कहा जाता है। यह भारत की प्रथम देश भाषा है। ठीक है, तो देश भाषा है ये कौन सी, पाली। इसको क्या कहा जाता है, प्रथम प्राकृतिक कहा जाता है। और इसका समय क्या है, 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक पाली भाषा का समय है। पाली को प्रथम प्राकृतिक कहा जाता है और ये भारत की प्रथम देश भाषा थी। पाली भाषा में बहुत साहित्य की रचना हुई। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने मार्कर से किया हुआ है। हर चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पाली भाषा में बहुत साहित्य की रचना हुई। भगवान बुद्ध के सभी उपदेश इसी भाषा में हैं। इसे मागधी भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम MCQ करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पाली भाषा का समय 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक है। पाली को प्रथम प्राकृतिक भी कहा जाता है। ये भारत की प्रथम देश भाषा थी।
पाली भाषा में बौद्ध साहित्य की रचना हुई। भगवान बुद्ध के सभी उपदेश इसी भाषा में हैं और इसे मागधी भाषा भी कहा जाता है। तो अगर ये पूछा जाए कि मागधी भाषा को क्या कहा जाता है तो आप कहेंगे पाली। फिर है प्राकृतिक। पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक का समय प्राकृतिक भाषा का रहा है। इस अवधि में शौरसेनी, पैशाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी और अर्ध मागधी नामक क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रीय बोलियां हैं, यानी कि पर्टिकुलर जिस क्षेत्र में कोई रहता है ना, तो उस क्षेत्र की बोली को क्षेत्रीय बोली कहा जाता है। तो प्राकृतिक का समय क्या है? पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ठीक है, इस अवधि में कौन कौन सी क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई? तो ये है, इसे याद कर लीजिएगा अभी, शौरसेनी, पैशाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी और अर्ध मागधी। ओके, तो प्राकृतिक को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। तो प्रथम प्राकृतिक किसे कहा जाता है? पाली को। द्वितीय प्राकृतिक किसे कहा जाता है? सिंपल प्राकृतिक को। प्राकृतिक प्राचीन रूप से सर्वाधिक प्रचलित भाषा रही है। तो अगर पूछा जाए कि पहली जो हमारी देशभाषा कौन सी थी, प्रथम देशभाषा तो पाली थी, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित भाषा कौन सी थी? वह प्राकृतिक थी। भगवान महावीर के सभी उपदेश प्राकृतिक भाषा में हैं। तो अगर भगवान बुद्ध के पूछे जाते हैं बौद्ध साहित्य किस में लिखा गया है या भगवान बुद्ध के उपदेश किस में हैं, तो आप कहोगे पाली में, और इसे मागधी भाषा कहते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए महावीर भगवान के उपदेश किस में हैं, तो वह प्राकृतिक भाषा में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट करा रही हूँ। फिर है अपभ्रंश। यह भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। अपभ्रंश का विकास 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य में हुआ। ठीक है, तो ईस्वी पूर्व और ईस्वी में कंफ्यूज नहीं होना है। उस चार्ट को जो हमने स्टार्टिंग में देखा था उसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। तो अपभ्रंश का समय क्या है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य में हुआ था। अपभ्रंश की शुरुआत तो किस में हुई थी? 8वीं शताब्दी में, यानी कि 800 के आसपास। और किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी कवि स्वयंभू ने। ठीक है, तो कवि स्वयंभू के समय से इसकी शुरुआत मानी जाती है। मतलब स्वयंभू ने शुरुआत नहीं की थी, जब स्वयंभू कवि ने लिखना शुरू किया था तो 8वीं शताब्दी के आसपास था। तो कहा जा सकता है कि अपभ्रंश की शुरुआत 8वीं शताब्दी के कवि स्वयंभू के समय से मानी जाती है। इन्हें परमचरु अर्थात राम काव्य की रचना के कारण अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। तो स्वयंभू ने परमचरु एक रचना की थी, उसमें राम काव्य की रचना, राम काव्य के बारे में बताया गया था, राम जी के बारे में बताया गया था। तो इसीलिए इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, क्योंकि एक तो वाल्मीकि ने लिखी है रामायण और एक लिखी है स्वयंभू ने परमचरु, जिसमें राम जी के विषय में बताया गया था, इसलिए इसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय संक्रांति काल कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि संक्रांति काल का समय क्या है, वो है अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय। और अगर पूछा जाए अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहा जाता है, तो वो है संक्रांति काल। तो कवि धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है MCQ में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो कवि थे धनपाल, उन्होंने कौन सी रचना की? भविष्यत कहा। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है? धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा ही अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है। अपभ्रंश को रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास तथा चंद्रधर शर्मा कुल्लेरी ने पुरानी हिंदी तथा विद्यापति ने देसिल बयाना अर्थात देशी भाषा कहा है। ठीक है, तो ये जो कवि है ना, इनके ये होता है कि इन्होंने किसने क्या कहा। ठीक है, तो इसमें से भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर पूछा जाए कि रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को क्या कहा, तो उन्होंने कहा प्राकृताभास। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का, और विद्यापति ने देसिल बयाना अर्थात देशी भाषा कहा है। ठीक है, इस भाषा के प्रमुख रचनाकार विद्यापति, जिन्होंने कीर्तिलता की रचना की थी, रोड कवि, जिन्होंने राउलवेल की रचना की थी, दामोदर पंडित, जिन्होंने उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिखा था, और अब्दुल रहमान, जिन्होंने संदेश रासक की रचना की। वो किस में लिखा गया? सारा अपभ्रंश में लिखा गया है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था अवहट के नाम से मानी जाती है। ठीक है, तो पहले तो अपभ्रंश ही कहा जाता था, लेकिन उत्तरकालीन अवस्था यानी कि बाद की धीरे धीरे इनको अवहट भी कहा जाने लगा। इसका समय 900 से 11वीं ईस्वी तक का माना गया है। तो अपभ्रंश की स्टार्टिंग तो 8वीं शताब्दी से हो गई थी ईस्वी से। ठीक है, तो जो इसकी उत्तरकालीन अवस्था थी उसको अवहट कहा जाने लगा। तो अवहट कब से कहा जाने लगा था? 900 से 1100 तक का समय अवहट का माना जाता है। दामोदर पंडित, अब्दुल रहमान, विद्यापति आदि ने अपनी भाषा को अवहट बताया है। ठीक है, तो जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था, दामोदर पंडित, अब्दुल रहमान और ये जो विद्यापति हैं, तो इन्होंने अपनी रचना किस में की थी?
की तो अपभ्रंश में थी, लेकिन 1900 से 1100 के बीच में इन्होंने जो साहित्य रचा उसमें उन्होंने अपनी भाषा को क्या कहा, अवध बताया है। ओके, तो 2-3 बार पढ़ोगे सुनोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, MCQ में हर बात को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूपों से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, अब हम जो पढ़ रहे हैं अब तक आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं पढ़ रहे हैं, तो कितने भागों में विभाजित है? 3 विभागों में। पहली है प्राचीन हिंदी, उसका समय है 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। मध्यकालीन हिंदी, इसका 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। और आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक। ठीक है, तो हमने कहा कि हम आधुनिक हिंदी बोलते हैं, तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 3 भागों में विभाजित थी, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। ओके, इनका काल आप लर्न कर लीजिएगा। अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। तो अगर पूछा जाए कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश से, क्योंकि जहाँ पे कोई चीज़ खत्म होती है उससे जब अगली आती है तो उसका विकास उससे माना जाता है। अपभ्रंश के भेद कितने हैं? हमने ऊपर भी पढ़ा था। शोचनीय अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो अब इसमें से देख लेते हैं कि अपभ्रंश के भेद कौन से हैं और उससे कौन सी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। इस चार्ट को कई बार रिवाइज करना, क्योंकि मैं आराम से आपको बोल के भी बता रही हूँ, और फिर साथ में ही वीडियो को पॉज करके आप इसे लर्न भी कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आते हैं। एक आध क्वेश्चन तो ज़रूर आने वाला है। तो शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी में आती हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन के आ सकता है। मागधी अपभ्रंश में होती हैं बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। खस अपभ्रंश में होती है पहाड़ी, ब्राह्मण अपभ्रंश में होती है पंजाबी और सिंधी, और महाराष्ट्री अपभ्रंश में होती है मराठी। ठीक है, इस चार्ट को अभी के भी लर्न आप कर सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। हमने कहा कि पुरानी हिंदी है, आधुनिक हिंदी है, तो इसकी हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आ सकता है। तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृतिक अपभ्रंश आदि किसी भी प्राचीन भारतीय भाषा में हिंदी शब्द उपलब्ध नहीं है। जब तक हमने अपभ्रंश तक का पढ़ा तब तक किसी भी भारतीय भाषा में हिंदी शब्द उपलब्ध नहीं था। वस्तुतः हमारी भाषा का नाम हिंदी ईरानियों की देन है। ठीक है, तो पंडित रामनरेश शर्मा ने कहा भी है, जो मैंने वो वाली वीडियोज़ बनाई है ना, उसमें स्टार्टिंग में दे रखा है कि पंडित रामनरेश शर्मा ने हिंदी को ईरानियों की देन कहा था। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। संस्कृत की स ध्वनि फारसी में ह बोली जाती है। जैसे अगर संस्कृत में बोला जाता है सप्ताह, तो फारसी में हफ्ता। असुर को वो अहुर कहते हैं, सिंधु को वो हिंदू कहते हैं, आदि। तो हमने क्या देखा कि संस्कृत की जो स ध्वनि थी ना, फारसी में उसे हा कहा जाता है, और फारसी किसकी भाषा है? ईरानियों की भाषा है। तो हिंदी भी किसकी देन हो गई? ईरानियों की देन हो गई। भारतवर्ष की पश्चिमी सीमा के पास प्रसिद्ध सिंधु नदी बहती है। ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे, क्योंकि वो स को ह बोलते थे, तो सिंधु को हिंदू कहते थे। हिंदू से हिंद शब्द बना। कालांतर में सिंधु नदी के पार का संपूर्ण भूभाग हिंदी कहा जाने लगा। ठीक है, और कालांतर में सिंधु नदी का संपूर्ण भूभाग हिंद कहा जाने लगा और हिंद की भाषा हिंदी कहलाई। अतः हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हिंद देश के निवासियों के अर्थ में हुई है। तो हिंदी की शब्द की व्युत्पत्ति किसके अर्थ में हुई है? हिंद देश के निवासियों के अर्थ में, यानी कि हमारे जो देश है हिंदुस्तान, उसके निवासियों के अर्थ में हिंदी की व्युत्पत्ति हुई है। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की संस्कृत, पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश भाषाओं के लिए ज़बाने हिंदी शब्द का प्रयोग मिलता है। तो मध्यकालीन अरबी और फारसी साहित्य में, जो मध्यकालीन युग में लिखा गया था, भारत की संस्कृत, पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश भाषाओं के लिए ज़बाने हिंदी शब्द का प्रयोग मिलता है। हिंदी का विकास का क्रम क्या हुआ? सिंधु से हिंदू, हिंद में ई जमा कर दिया तो हिंदी बन गया। तो भारत में साहित्यिक भाषाओं जैसे कि संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश से भिन्न जनसामान्य की भाषा के लिए भाषा या भाका शब्द का प्रयोग होता था। जैसे संस्कृत है कूप जल, भाका बहता नीर, ये कबीर जी ने लिखा है, तो भाषा की जगह उन्होंने क्या लिखा? भाका। इसी तरह लिखी भाका चौपाई कहे, जायसी जी ने लिखा है। भाका भनित मोरी मती थोरी, ये तुलसी जी ने लिखा है।
भाका बोल न जानिए जिनके कुल के दास, ये केशव जी ने लिखा है। तो कुल मिला के हमने क्या सीखा इसमें, हमने देखा कि भाषा या भाका शब्द का प्रयोग होता है। तो अगर भाका कहीं पे लिखा है तो वो भाषा के लिए कहा गया है। जैसे कबीर जी ने कहा कूप जल भाका बहता नहीं, ठीक है, यानी कि कूप जल मतलब कुएं का जल, भाषा बहता नहीं, भाषा की तरह बहता हुआ पानी है। ओके, तो अब हम पढ़ लेते हैं। कहा जाता है कि अमीर खुसरो, जिनका जो काल था 1253 से 1385 ईस्वी, तो अमीर खुसरो ने सबसे पहले भाषा या भाका के स्थान पे हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है कि हिंदी के लिए हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। कब? 1253 से 1325 के बीच में, ठीक है। और किसके स्थान पे हिंदी या हिंदी शब्द का प्रयोग किया? भाका या भाषा के स्थान पर हिंदी या हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जितने भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैंने आपको बता दिया है। खुसरो के ही समय से हिंदी और हिंदवी शब्द मध्य देश की भाषा के अर्थ में प्रचलित हो गए थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसके समय से हिंदी और हिंदवी शब्द मध्य का देश की भाषा के अर्थ में प्रचलित हो गए थे? तो अमीर खुसरो के समय से। और अगर ये पूछा जाए कि अमीर खुसरो के समय से हिंदी और हिंदवी शब्द किस के अर्थ में प्रचलित हुए थे, तो वह मध्य देश की भाषा के अर्थ में, ठीक है। तो बहुत धीरे धीरे मैं पढ़ा रही हूँ, रिपीट भी कर रही हूँ। ये आपके लिए अच्छा ही है क्योंकि आप जो चीज़ बार बार सुनोगे तो आपके दिमाग में वो फीड हो जाएगी। ओके, बेशक टाइम लगेगा, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन बहुत आराम से बहुत तसल्ली से हम स्टडी करने वाले हैं क्योंकि हर चीज़ हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं। अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी या हिंदवी की शिक्षा देने के लिए खालिक बारिक नामक फ़ारसी हिंदी कोश की रचना की थी। तो अमीर खुसरो ने फ़ारसी हिंदी कोश की रचना की थी। उस फ़ारसी हिंदी कोश का नाम क्या था? वो नाम था खालिक बारी, ठीक है। तो किस लिए की थी उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी या हिंदवी शिक्षा देने के लिए इसकी रचना की थी। तो एक बार फिर पढ़ लेते हैं। अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी या हिंदवी की शिक्षा देने के लिए खालिक बारिक नामक फ़ारसी हिंदी कोश की रचना की थी। इस ग्रंथ में भाषा के अर्थ में हिंदवी शब्द का 30 बार और हिंदी का 5 बार हिंदी शब्द 5 बार आया था, ठीक है। तो खालिक बारी जो ग्रंथ है उसमें हिंदवी शब्द 30 बार आया हुआ है और हिंदी शब्द 5 बार आया हुआ है। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग शरफुद्दीन के जफरनामा जो कि 1400 ईस्वी में लिखा गया था उसमें मिलता है, ठीक है। तो भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम उपयोग कहाँ पर मिलता है? वो है मिलता है शरफुद्दीन के जरफनामा में। ओके, तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो बहुत आराम से पढ़ लिया है। इसके आप नोट्स बनाते चलिए, आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो जाएगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपने हाथ से लिखा हुआ हम कभी नहीं भूलते हैं, तो अपनी नोटबुक पढ़ के जाइएगा। और बहुत फुल मार्क्स लेना हमारा मोटिव है। हम चाहते हैं कि 100 में से 100 मार्क्स हमें मिल जाए, मतलब 100% मिल जाए, जितने का भी पेपर हो वो। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा खड़ी बोली हिंदी का विकास। ओके, तो जितनी भी मैं बुक्स इसमें यूज़ करूँगी उसको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। आप चाहें तो सेल्फ स्टडी के लिए ख़रीद सकते हैं। और हर वीडियो को बहुत आराम से देखिएगा, ढंग से पढ़िएगा और अपनी स्टडी के लिए तैयार हो जाइए।